सेट्स एंड रिलेशंस को हम आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम उस अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगली इस क्लास को शुरू करने से पहले अब मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों में मिला के अगला चैप्टर में कौन सा शुरू करूँ? आप लोग कौन सा चैप्टर आगे पढ़ना चाहते हैं? जो आपके आगे एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स हैं, आप मुझे उन चैप्टर्स का नाम बता सकते हैं जो चैप्टर हम सेट्स एंड रिलेशन को खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। क्यों? सेट्स एंड रिलेशंस के आज हमारा ये आखिरी क्लास है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि पहले सेट्स एंड रिलेशन पढ़ लेते हैं और फिर क्लास के आखिरी में आप मुझे बताना कि हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो कौन सा होगा, ठीक है? यस, कोई भी एक बच्चा रेज योर हैंड और आप ही मुझे ये बताइए कि आपको बोर्ड दिखाई दे रही है। एनीवन? यस, वेरी गुड। तो हम सेट्स एंड रिलेशंस के पिछली क्लास में सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, सेट्स एंड रिलेशंस के जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उन सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज कुछ और जो आगे के 5.2 एक्सरसाइज है ना, आप में उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सोहानी, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस, गुड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम जहां तक खत्म किए थे, पिछली क्लास में एग्जाम्पल 6 मैंने आपको समझा दिया था। तो हम आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करके देखते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे कि हमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 7 देखो। Let A is a set which has elements 1, 2 and 3 and B is a set which has element 2, 4 and 6. So अब हमें क्या दिखाना है? So that R which contains the ordered pair 1, 2, 1, 4, 3, 2 and 3, 4 is a relation. तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो दो गिवन सेट हैं अगर वो A क्रॉस B का सबसेट है तो वो उसको हम रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है A इक्वल्स टू 1, 2 and 3 एंड B इज इक्वल्स टू 2, 4 and 6। तो हमें एक रिलेशन दिया गया है R, दैट इज 1, 2, 1, 4। हाँ बच्चे, कुछ डाउट है? आपको कुछ पूछना है जिनका माइक ऑन है? अगर आपको कुछ पूछना हो तभी आप अपना माइक ऑन करेंगे, नहीं तो आप अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है? हाँ, तो हमें अब देखो एक आर दिया गया है, सो वी हैव टू प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन। तो कभी भी इसको हम रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसके लिए हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। सो ए क्रॉस बी आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट पहले फर्स्ट सेट कर लेते हैं ए का, वी विल टेक 1 और उसके साथ सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे बी के। तो 1, 2, 1, 4, 1, 6, then 2, 2, 2, 4, 2, 6, then again 3, 2, 3, 4 and 3, 6। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें ये क्या प्रूफ करना है कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर R के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर वो ए क्रॉस बी में होंगे तो हम कह सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो अगर हम चेक करें यहां पर, तो 1, 2 यहां पर 1, 2 है, 1, 4 1, 4 भी है,
3 2 भी है, एंड 3 4 भी है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सिंस all the ordered pair of R belongs to A cross B. All the ordered pairs of R belongs to A cross B, so which implies R is a relation. R is a relation from A to B. From A to B. इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना कि यू हैव टू प्रूव सो दैट कि R इज ए रिलेशन, बस हमें ये दिखाना है कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अब अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज, हमने ये शो कर दिया कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन. तो डोमेन निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि इफ सपोज दिस R इज ए रिलेशन, तो अब इस रिलेशन का हमें डोमेन निकालना है. तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सो वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ R. तो हमेशा इस सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑर्डर विल बी डोमेन. दैट इज 1, यहाँ पे 1 1 है, ये 3 एंड 3, तो 1 एंड 3 इज द डोमेन. And what is codomain? Sorry, next question is find codomain. So मैंने आपको बताया था ना कि जो सेकंड सेट होता है, दिस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी ना, तो जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन होता है उस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं कोडोमेन. सो कोडोमेन हियर विल बी सेट बी which is equals to 2 4 and 6. Next is third question is find range. So range of R means range of relation. रेंज ऑफ आर हर जगह हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोडोमेन ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर. सो रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होता है कि सभी जो इस रिलेशन में जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके जो सेकंड एलिमेंट है, दैट इज 2 4 2 एंड 4. तो हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, तो केवल 2 और 4 आ जाएगा. सो रेंज विल बी 2 एंड 4. सो दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन एंड दिस इज रेंज. और हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि R इज ए रिलेशन. तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे. चलिए हम चलते हैं अब अगले एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 8. कि सपोज A इज ए सेट which contains 1 2 3 4 and 5. B is another set which contains 1 4 and 5, and R be a relation from A to B. So R is a relation. इसको मैं इरेज करता हूं. Example number 8. So A is a set which contains 1 2 3 4 and 5, and B is another set which contains 1 4 and 5, and R is a relation from A to B. From A to B, such that XY belongs to R if 2x is, so इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R equals to XY such that 2x is less than Y and XY belongs to R. XY belongs to R. तो अब हमें क्या करना है, इसको R को हम पहले एक रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो R के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो देखो R XY के फॉर्म में होना चाहिए, और 2x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, शुड बी लेस देन y. तो पहले हम एलिमेंट यहाँ पे लेंगे जो हमारा पहला, क्योंकि R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B ना, तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा x हमेशा सेट A से होना चाहिए,
और y जो है वो हमेशा सेट बी से होना चाहिए। जब भी आपको इस प्रकार से दिए जाना कि r इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, इट मींस ये जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से आना चाहिए। तो चलो हम पहले फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ए से, सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट को 1 लेते हैं। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो कंडीशन क्या कह रहा है, y क्या होना चाहिए, 2x शुड बी लेस देन y। अगर हमारा x 1 है तो 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो जो y एलिमेंट है वो सेट b से आना चाहिए, जो कि 2x शुड बी लेस देन y। तो 2x इज 2, सो y शुड बी लेस देन 2। तो यहाँ पे कौन से नंबर है जो लेस देन 2 है b में, केवल और केवल 1 है। तो जो हमारा पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, वेट 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 वेट, इसको मैं नीचे लिखता हूं। अगर हम r के सभी एलिमेंट्स को लिखें तो r का हमारा सपोज पहला एलिमेंट अगर 1 है तो 2x, तो x की वैल्यू 1 है तो 2x की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ y शुड बी ग्रेटर देन 2, मतलब इस रिलेशन के मुताबिक जो वहां पे y की वैल्यू आएगी y शुड बी ग्रेटर देन 2। तो y कहां से आना चाहिए, सेट बी से आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 4 और 5 है। तो 1 के साथ 4 आ जाएगा एंड 1 के साथ 5 भी आ जाएगा। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गए। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट सेट ए से। अगला एलिमेंट को हम 2 ले यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, 4। नाउ 4 शुड बी ग्रेटर देन, y शुड बी ग्रेटर देन 4, y शुड बी ग्रेटर देन 4 और y आना चाहिए सेट बी से। तो ग्रेटर देन 4 सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ओनली 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एंड 5। चलो उसी प्रकार से अगर हम अब और एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ आई टेक थर्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए एज ए फर्स्ट नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर, दैट इज 3, so 2x is equals to 6, so y should be greater than 6। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y should be greater than 6 एंड सेट b, यस हॉस्टल, ओके। तो यहाँ पे क्या देखो, y should be greater than 6 एंड y should belongs to set b। अब देखो सेट b में कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं विच इज ग्रेटर देन 6, सो हम 3 को एज ए फर्स्ट एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे इस रिलेशन में ये वही होगा, 1 4 1 5 एंड 2 5। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, 2x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन y। हमें अब r के सभी एलिमेंट मिल गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ r। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r। एक बार अगर हम r फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसका हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। तो सो डोमेन ऑफ r हियर विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सो 1 1 एंड 2। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2। रेंज of r, so range of r will be equals to the second element of the ordered pair, that is 4 5, so 4 and 5 will be range। and if I ask to find the codomain of r, so codomain हमेशा क्या होता है, set b होता है codomain। so this is set b। set b हमें क्या दिया गया है, 1 4 and 5। तो ये दिस कंप्लीट सेट विल बी इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट इज 1 4 एंड 5। तो एग्जांपल 8 समझ में आ गया आप लोगों को, यस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। यहां पर क्या दिया गया है, A is a set which contains 1 2 3 4 5 6
डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो मतलब यहां पर जो हमारा सेकंड सेट है वो भी सेट ए ही है, तो यू हैव टू डिफाइन ए रिलेशन एग्जांपल 9 आर सच दैट it contains the ordered pair xy such that y is equals to x plus 1। तो अब हमें यहां पर फिर से क्या करना है, r के सारे एलिमेंट को लिखना है। तो r इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू a, और a एक सेट है इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे एलिमेंट हैं। तो हमें अगर यहाँ पर अब r फाइंड आउट करना है, r के सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट एलिमेंट ये एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए और x बिलोंग्स टू a, तो हम पहला एलिमेंट लेंगे 1। अगर पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा x प्लस 1 दैट इज 2। इस प्रकार से इफ आई टेक 1 2, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2 तो y क्या हो जाएगा 3। if x equals to 3 y will be 4, if x equals to 4 y will be 5, if x equals to 5 y will be 6, if x equals to 6 y will be 7। बट यहाँ पर a में 7 नहीं है, तो ये जो है 6 और 7 हमारा रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। क्यों? कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है वो इस सेट a को बिलोंग करना चाहिए, इसलिए इस रिलेशन के जो ये सारे एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। अब हमें एक बार इस रिलेशन के सारे एलिमेंट मिल गए, तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, अगेन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो अब आपको निकालने आ गया है कि डोमेन कोडोमेन कैसे निकालते हैं। सो डोमेन हियर विल बी इक्वल्स टू ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर दैट इज 1 2 3 4 and 5. So this is domain. If I find range, so domain of R is this one. So range of R will be the second element of the ordered pair, that is 2 3 4 5 and 6. 2 3 4 5 and 6. So this is range of R. So if I ask you to find the codomain of R, so codomain of R मैंने बताया था ना, कोडोमेन ऑफ R हमेशा सेकंड सेट होता है, और यहाँ पे क्या है सेट A टू A पे डिफाइंड है, जो सेकंड सेट है वो भी A ही है। सो दिस विल बी सेट A विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा क्या होता है, सेकंड सेट होता है किसी भी रिलेशन का। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 9। तो अब हम जितने सारे एग्जांपल बहुत सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। पहले मुझे आप ये बताइए कि आप में से किन किन बच्चों ने इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। कोई बच्चा है जो सॉल्व कर चुके हैं? चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, और जो बाकी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपके लिए छोड़ दूंगा, आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला और दूसरा क्वेश्चन एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, तो मैं केवल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, x माइनस 1 एंड y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 2। देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दिया गया है कि ये दोनों इक्वल है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर हो और दोनों के सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, x माइनस 1 कॉमा y प्लस 4। सो दिस इज वन ऑर्डर्ड पेयर विच इज इक्वल्स टू 1 2। दिस इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर है इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, एंड यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी
2 और y की वैल्यू हो जाएगी -2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? ए इज ए सेट which contains A, B and C, and B is another set which contains the element x, y. Find A cross B, B cross A cross A and B cross B. चलो इसमें से कोई भी दो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो A क्रॉस B अगर निकालना हो हमें, A क्रॉस B निकालने के लिए हम क्या करेंगे हमेशा कि फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेट A से और सेकंड एलिमेंट लेंगे सेट B से। तो देखो A x A y जितने भी पॉसिबल होंगे हमें इसमें सभी लिखना है। फिर बी एक्स एंड बी वाई एंड देन सी एक्स एंड सी वाई। सो दिस इज ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए टू बी, जहां पे पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। सो दिस इज ए क्रॉस बी। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया फाइंड बी क्रॉस ए। अब देखो इसका अंतर क्या होता है। बी क्रॉस ए का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट बी का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट ए का होना चाहिए। तो अब हम फिर से वही करेंगे। बी का फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और एक्स के साथ सारे ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे जो ए के एलिमेंट्स है। तो इट विल बी एक्स ए, एक्स बी एंड एक्स सी। अगेन फर्स्ट एलिमेंट लेंगे बी से वाई, तो वाई ए, वाई बी एंड वाई सी। सो दिस इज बी क्रॉस ए। अब आप लोगों का काम है ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी आप लोग खुद से फाइंड आउट करेंगे इस एग्जांपल के, इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस के। आप सभी लोग कर लोगे ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी? रेज योर हैंड। कोई बच्चा अगर नहीं कर पाएगा, जो जो चाहता है कि इस क्वेश्चन को मैं क्लास में सॉल्व करूं, रेज योर हैंड। सभी लोग कर लोगे आप लोग? यस। होस्टल आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊं? चलो मैं ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर देता हूं यहाँ पे। तो ए क्रॉस ए का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने दो सेट ले रहा था ना, तो ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर मैं एक और यहाँ पर ए लिख दूं, ए बी सी, इसी को आपस में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लिखना है। तो ए क्रॉस ए विल बी इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट हम ए से लेंगे और इसके इस तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो ए बी सी। ये सोनाली आप हैंड रेज कर रहे हो, बताओ क्यों? सोनाली एनी प्रॉब्लम? चलो हम ए क्रॉस ए की भी मैं फाइंड आउट करके आपको बता रहा हूं। तो हमें ए जो एलिमेंट है यहाँ पर दिया गया है, तो ए बी ए सी। अगेन फर्स्ट एलिमेंट हम बी लेंगे, तो बी के साथ भी सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे, बी ए, बी बी एंड बी सी। और जो लास्ट रो होगा हमारा सी, दैट इज सी ए, सी बी एंड सी सी। सो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। उसी प्रकार से आपसे आगे पूछा गया है फाइंड बी क्रॉस बी। मतलब ये सेट बी है जिसमें एक्स वाई एलिमेंट है, इसको इसी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दैट इज सपोज अगर एक बार और मैं लिख दूं बी एक्स वाई, तो हम पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहां से लेंगे एक्स और इस दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे। सो एक्स एक्स एंड एक्स वाई। अगेन एक सेकेंड एलिमेंट लेंगे वाई, तो वाई एक्स एंड वाई वाई।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी। तो ये सभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पी क्रॉस क्यू निकालना है और क्यू क्रॉस पी निकालना है। और आपको पी और क्यू दो सेट ऑलरेडी दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चंस हम एक प्रकार के कर चुके हैं क्लास में, उसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोग उसको खुद से एज ए होमवर्क करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है ए सेट बी एंड सेट सी। पहले हम तीनों सेट को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। बी इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6 एंड सी इज इक्वल्स टू 5 एंड 6। अब हम देखो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, हमें क्या क्या फाइंड आउट करने हैं। अच्छा रुको, मैं इस सेट को ऊपर ही लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें मालूम चल जाए क्या फाइंड आउट करना है। So we have been given set A is equals to 1 2 3 4. Set B is equals to 4 5 6 and set C is equals to 5 and 6. अब देखो हमें तीन क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is equals to A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले हम इस A क्रॉस बी इंटरसेक्शन C निकालेंगे, उसके बाद A क्रॉस बी इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों आपस में बराबर है क्या। चलो हम सबसे पहले इस पार्ट को फाइंड आउट करते हैं, A क्रॉस बी इंटरसेक्शन C। तो हम अगर बी इंटरसेक्शन C पहले निकाल लें तो बी इंटरसेक्शन C का क्या मतलब है, ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में और सेट सी दोनों में है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है, 5 एंड 6, देखो ये दोनों में है। तो बी इंटरसेक्शन सी विल बी 5 6। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू इस दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज 1 2 3 4। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किससे, 5 और 6 से। तो देखो अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, सो विच इज इक्वल्स टू 1, पहला एलिमेंट सेट ए से लेंगे, सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सपोज मतलब दिस सेट ए बी नहीं करते हैं हम, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट करते हैं, क्या कि ए बी यहाँ पे नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट सेट एंड दिस इज सेकंड सेट। सो हमेशा आप ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आना चाहिए। सो 1 5 1 6, again 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 4 6। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हम इस पोर्शन को हम निकाल लिए। अब हम, ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज एलएचएस। तो कभी भी आपको प्रूफ करने दिया ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल्स टू दिस वन। अब हम फाइंड आउट करेंगे आरएचएस।
मतलब राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है। सो RHS हमें यहाँ पर क्या दिया, क्या पूछा गया है, यू हैव टू प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब हम पहले A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे। तो पहले हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। A क्रॉस B क्या होगा, A की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4, यही है हमारा A। यस, 1 2 3 एंड 4। और B क्या है हमारा, 4 5 एंड 6। सो B इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 1 4 1 5 1 6, then 2 4 2 5 2 6, then 3 4 3 5 3 6, then 4 4 4 5 एंड 4 6। ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब हमें अगला क्या निकालना है, A क्रॉस C। और हमें C की वैल्यू क्या है, C जो सेट दिया गया है दैट इज 5 6। तो हम A क्रॉस C अब निकालेंगे। अगेन फर्स्ट एलिमेंट सेट A से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट C से आना चाहिए, दैट इज 1 5 एंड 1 6, अगेन 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 एंड 4 6। सो दिस इज A क्रॉस C। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो A क्रॉस B में भी है और A क्रॉस C में भी है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है कौन कौन से एलिमेंट हैं कौन नहीं है। चलो हम ये कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। 1 4 1 4 A क्रॉस B में है, B क्रॉस C में नहीं है। 1 5 देखो 1 5 यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये इंटरसेक्शन में होगा। 1 6 है, 1 6 यहाँ भी है, तो 1 6 भी इसके इंटरसेक्शन में होगा। अगेन 2 4 यहाँ पर नहीं है, 2 5 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है। सो 2 5 भी हमारे इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। 2 6 है, यहाँ भी 2 6 है, 2 6। 3 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 5। 3 6 है, यहाँ भी 3 6 है, 4 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 5 यहाँ है, यहाँ भी 4 5 है, 4 6 यहाँ है और यहाँ भी 4 6 है। सो ये हमें मिल गया क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड RHS। RHS हमें एक ऑर्डर पेयर मिले हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें ऑर्डर पेयर मिले थे। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ भी है 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, और यहाँ भी जो हमें मिले हैं ये सेम है, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। So we can say that left hand side that is LHS is equals to RHS। हमें यही प्रूव करना था। पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन, यही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि वी हैव टू वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, और हम दोनों को कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि दोनों बराबर है आपस में। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
इसी प्रकार से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ जो ये वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है ना, ये आपका होमवर्क है। जिस प्रकार से मैंने आपको सॉल्व करके बताया ना स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर क्या कहा रहा है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड एक्स वाई शुड बिलोंग्स टू डब्ल्यू मींस होल नंबर। तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। वो कैसे लिखना है कि वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में होनी चाहिए, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100। तो आपको वो सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, और एक्स वाई शुड बिलोंग्स टू होल नंबर। तो चलो हम ऑर्डर पेयर लिख के देखते हैं। तो अगर हम होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्यों? 0 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो एक ऑर्डर पेयर मिल गया हमें 0 10। अब दूसरा ऑर्डर पेयर के लिए हम कैसे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, वाई की वैल्यू 99 होनी चाहिए, और 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। तो हमें ऐसे वैल्यू लेना है दोनों जो एक्स और वाई दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, और दोनों का सम जो है वो 100 होना चाहिए। तो एक्स 0, उसके बाद अगर हम वाई 2 लेंगे तो नहीं होगा, 3 लेने पर भी नहीं होगा। क्यों? 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और उसके बाद 91 बचेगा, वो भी नहीं। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 स्क्वायर 16 होगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 माइनस 16, वो कितना हो जाएगा 84। 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसी प्रकार से बस हिट एंड ट्रायल चेक करते चलेंगे कि हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम y की x की वैल्यू 6 लें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 6 और 8 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। उसी प्रकार से अगर हम आगे चले तो x की वैल्यू अगर 8 लें तो y की वैल्यू 6 होगी। क्यों? 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम कितना है 100। इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर होगा जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगला पेयर अगर हम लेते हैं तो अगर x की वैल्यू 10 ले लें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे ऑल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं अब आप अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो A is a set 68B135 so that, चलो हाँ क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करते हैं। A इक्वल्स टू 68 and B is a set which contains 1 3 and 5। तो हमें क्या दिखाना है, सो दैट R1 is equals to AB, मतलब R1 is a relation which contains ordered pair AB such that A belongs to A, means first element should belong to set A and B belongs to set B, means second element of the ordered pair should belongs to set B, and A minus B is an even number, is an even number। तो हमें R1 फाइंड आउट करने हैं कि R1 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मतलब यू हैव टू शो दैट R1 इज ए नल रिलेशन, मतलब इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा अभी हम देखते हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि
ए भी मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आना चाहिए। तो सपोज अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 6 लेते हैं और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए, अब इस सेट बी में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर हम यहां पर लिखें तो जिस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन नंबर आए। सपोज अगर हम 1 लेते हैं तो 6 माइनस 1 ये 5, ये ऑड नंबर है। अगेन 6 माइनस 3 is again 3, this is also odd. 6 minus 5 which is equals to 1, this is also odd. तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी नहीं आ रहा है। चलो हम अब फर्स्ट एलिमेंट को 8 लेके देखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 8 है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा, तो अगर सेट बी से अगर पहला एलिमेंट लेते हैं 1, तो 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये तीनों के तीनों ऑड नंबर है। तो हमारा एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पा रहा है जिसके डिफरेंस इवन नंबर हो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, R1 is equals to 5 मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि एक भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज a माइनस बी इज एन इवन नंबर। तो इसलिए हम कहेंगे R1 इज ए 5। क्यों? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और यही हमें शो करने के लिए बोला गया था। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। R2, so R1 is equals to null set 5 which is equals to, और हमें यही दिखाया गया था ना, दिस इज नल रिलेशन। हमें यही फाइंड आउट करना था। नाउ R2 एक रिलेशन दिया गया है which is equals to, it should contain ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B and A plus B is odd number. तो अब हमें पहले क्या करना है, R2 के सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। R2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सेट A क्या है 6 8 और सेट B क्या है 1 3 5। तो अगर हम R2 में पहला एलिमेंट सेट A से लेते हैं 6, तो सेट B के कौन कौन से एलिमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं जिसका सम ऑड नंबर हो। अगर हम वहां पर यहाँ पर 1 लिखें तो 6 प्लस 1 7 एक ऑड नंबर है। उसी प्रकार से 6 प्लस 3, अगर 6 और 3 लिखें तो मतलब 6 3 9 ये भी एक ऑड नंबर है। 6 5 6 5 11 ये भी एक ऑड नंबर है। तो 6 1 6 3 एंड 6 5 हमारे R2 में होंगे। और क्या होंगे, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं 8, तो यहाँ पर 8 प्लस 1 8 1 ये ऑर्डर पेयर होगा हमारा। क्यों? 8 प्लस 1 इज 9, इट इज ऑड नंबर। And then 8 3 8 plus 3 is 11, it is also an odd number. 8 5 8 plus 5 is 13, this is also an odd number. So ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ये ऊपर में जो ये लिख रहा हूँ ना, मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिल गए हमारे सेट R2। हमें क्या प्रूफ करना है कि R2 इज एन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, इफ R2 शुड बी इक्वल्स टू A क्रॉस B। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे R2 इज एन यूनिवर्सल सेट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले A क्रॉस B निकालते हैं। तो हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। A क्रॉस B हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो सेट A है A 6 8 और B है 1 3 5। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा 6 1 6 3 6 5 8 1 8 3 एंड 8 5। ये हो गया हमारा R क्रॉस B। अब देखो दो सेट कब बराबर होंगे, जब उसके सारे एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि R2
R2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं और A क्रॉस B में जितने एलिमेंट हैं सभी आपस में बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, विच मीन्स R2 इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वी हैव टू प्रूव दैट R2 इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, तो हमें यहाँ हमने वही प्रूव किया यहाँ पर कि R2 इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव करने का एक ही तरीका है कि हमें ये प्रूव करना है कि वो रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर होनी चाहिए, तब वो हमेशा उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सारे क्वेश्चन में से मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप उसी प्रकार के हैं, सभी आपको सॉल्व करना होगा खुद से। चलो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम उस रिलेशन के सभी एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है R1, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, विच इज ए। ये R1 कैसे होने चाहिए, ए और ए स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए, वेयर ए इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेस देन 15। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब R1 के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो R1 में देखो, अब हमें क्या दिया गया है कि ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे उसके ऑर्डर पेयर ऐसे होने चाहिए कि पहला एलिमेंट ए होगा और उसका दूसरा एलिमेंट जो होगा वो ए स्क्वायर होगा। और ये ए कहां से आएगा, तो ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन 15। तो हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑर्डर पेयर का 2 है तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो देन 3 स्क्वायर 9। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 स्क्वायर 25। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, 7 square is 49. Next prime number is 8 is not a prime number, 9 is also not a prime number. So next prime number is 11. So square of 11 is 121. And the next prime number is 13. And square of 13 is 169. और हमें ये बताया गया है कि दिस प्राइम नंबर इज लेस देन 15। सो 15 से लेस यही सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जो रोस्टर फॉर्म होगा इस रिलेशन का वो ये होगा। तो इसी प्रकार से अब आपको ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना 1 to 8, आप सभी के रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, R3 इज ए रिलेशन सच दैट इट इज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY वेयर Y इज इक्वल्स टू 3X and Y should belongs to 3, 6, 9 and 12। Y इस सेट से बिलोंग करने चाहिए और X कहां से बिलोंग करने चाहिए, X should belongs to 1, 2 and 3। अभी हमें इसके रोस्टर फॉर्म को लिखना है कि R3 में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या क्या होंगे। तो R3 इक्वल्स टू XY, X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3। तो पहले अगर हम X की वैल्यू 1 लेंगे, अगर X की वैल्यू 1 लेंगे तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स 1, सो 1 3। फिर X की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 6। इफ X की वैल्यू 3 लेते हैं तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो ये जो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म में निकल के आएगा वो ये होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं।
और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये इस प्रकार से सभी रिलेशन दिए गए हैं, इस रिलेशन को आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन कौन से कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है और किस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। चलो पहला रिलेशन को हम चेक कर लेते हैं। आर इज ए रिलेशन ए बी सच दैट ए बी बोथ बिलोंग्स टू जेड दैट इज इंटीजर एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर। ये कंडीशन है इस रिलेशन का। So a minus b is an integer। अब हमें इसको चेक करना है सबसे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि ए शुड बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। अगर इस रिलेशन में ए को हम लिखते हैं मतलब क्या है, ए माइनस ए शुड बी एन इंटीजर, ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इंटीजर। सो ए बिलोंग्स टू आर, और इस प्रकार के जब एलिमेंट इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, सो वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अब हम यहां से प्रूफ कर लेते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज एन इंटीजर। देखो किसी भी इंटीजर को अगर हम उसके आगे माइनस लगा दें तो वो भी एक इंटीजर ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम माइनस ऑफ ए बी लिखेंगे, माइनस ऑफ ए माइनस बी, सो दिस विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। क्यों, कि कोई भी एक इंटीजर में अगर हम पहले माइनस लगाते हैं तो वो एक इंटीजर ही रहता है। जैसे 2 इज एन इंटीजर, अगर हम माइनस लगा देते -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसी प्रकार से मैं यहां पर आपको प्रूफ कर रहा हूं, इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर, तो हम a माइनस बी से पहले हम माइनस लगा दें तो दिस विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस विल बी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी इज एन इंटीजर। इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, सो बी माइनस ए इज एन इंटीजर। इफ बी माइनस ए इज एन इंटीजर, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि बी ए बिलोंग्स टू आर, सो बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्यों, इस रिलेशन में बिलोंग करने का कंडीशन ही यही है कि b माइनस ए शुड बी एन इंटीजर, और हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि b माइनस ए इज एन इंटीजर। तो हम क्या पहले एज्यूम किए थे, ए बी बिलोंग्स टू आर, और हमने प्रूफ कर दिया कि बी ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। हम इसी प्रकार से अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, हमें ये प्रूफ करना है ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर हम ये प्रूफ कर दिए मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चलो हम चेक करते हैं कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए माइनस बी इज एन इंटीजर, क्योंकि हमें यही कंडीशन दिया गया है ना, a माइनस बी इज एन इंटीजर। अगेन इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, सो b माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज एन इंटीजर।
अब हमें पता है किसी भी दो इंटीजर, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी को ऐड कर देंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी और बी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए माइनस सी। सो ए माइनस सी इज एन इंटीजर। अब हमें ये पता चल गया कि ए माइनस सी इंटीजर है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, हमें यही प्रूफ करना था। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, ये जो बाकी के जितने रिलेशंस दिए गए हैं, इन सभी रिलेशंस को आपको चेक करना है कौन से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये टॉपिक हम आज खत्म कर चुके हैं, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आज की क्लास खत्म होने से पहले अब आप मुझे ये बताइए कि हम अगली क्लास में, मैथमेटिक्स की क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। पिछली क्लास में कुछ बच्चे ने बताया था कि हमें पार्ट 1 से कोनिक सेक्शन स्टार्ट करना चाहिए, तो यस आप सर। लोग चलो ठीक है, तो जो हमारा अगला मैथमेटिक्स का क्लास होगा, हम अगली क्लास में कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके।